चैप्टर 9 हिस्ट्री क्लास 8 आप लोगों को जो कराया था, आगे देखते हैं। मैंने 1870 से 1860 1870 का बताया था आपको कि भारत में नेशनलिज्म किन के कारण आया। ठीक है, राष्ट्रीयता जी 1870 से 80 के दशक में, डिकेड में। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था पूना सार्वजनिक सभा के बारे में, याद होगा कल बताया था आप लोगों को। पूना सार्वजनिक सभा एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन था जो कि उसका सबसे बड़ा मेन काम क्या था, मतलब वो करना, जागरूक करना लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ जी, कि संप्रभुता देश की छीन ली गई है, सोवर्जिनिटी जो है वो आप लोग सोवर्जिन नहीं है, तो दोबारा सोवर्जिनिटी लाने के लिए हमें अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी ताकि हम लोग को दोबारा अपने निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो सके। मैंने आप लोग को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बताया था, आर्म्स एक्ट के बारे में बताया था, ठीक है, इल्बर्ट बिल के बारे में बताया था। आर्म्स एक्ट ये था कि भारत में किसी को भी हथियार रखने का अधिकार नहीं था, अगर हथियार रखते हुए पकड़े गए तो आपको जेल हो सकती है। और पब्लिसिस्ट क्या होता है ये भी बताया था। दादा भाई नौरोजी एक पब्लिसिस्ट थे, तो क्यों थे? एक सेकंड, लिंक भेज दूं मैं, लिंक तो भेजा नहीं मैंने। हमको दिन जल्दी ही आएंगे, वो चिंता मत करो, नहीं आएंगे, काहे खत्म सब यही करवा लेंगे। इसका नोट्स नहीं लिखेंगे क्या? साइंस के नोट्स खत्म होते, इसका नोट्स स्टार्ट करना। हमें क्या पता क्या लिखना है, ये हमने बता दिया है कि हमें क्या लिखना है। नहीं बताया, आपने बताया कैसे लिखते कैसे। हाँ तो बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं बता कि उसमें छांटा क्या क्या जाता है। छांटा वो जाता है जो मास्टर बड़े ध्यान से पढ़ाता है। इसमें 4-5 एक्ट मैंने बताया ना आपको, सारे चीज बताए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लाइन वाइज लिखना, वो बताया तो है आप लोगों को। एक भी चैप्टर का नोट्स बनाया आपका? एक बनाना और जरा दिखाना कि आप लोग कैसा बना रहे हैं। इससे पहले वाले चैप्टर का बनाओ, ओके बेटा? हिंदी में बनाओ, इंग्लिश से बनाओ, जिसमें मन करे बनाओ। चलिए, मुंह बंद करिए। अ नेशन इन द मेकिंग में पढ़ा रहा था आप लोग को। देखिए, जब कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years was moderate in its objectives and method। अब देखो ये मॉडरेट का मतलब क्या होता है। मॉडरेट का मतलब होता है उदारवादी, ठीक है। वो अपनी बातों को जैसे पूरी विनम्रता के साथ, जैसे नहीं होता एप्लीकेशन दे करके। आर्म्स एक्ट जो बनाया गया है उससे भारतीयों को नुकसान है या भारतीयों के अधिकारों का हनन है, ठीक है। ये भारत के नेता मानते थे। तो अगर सरकार से ये प्रार्थना की जाए कि आप इस आर्म्स एक्ट को वापस ले लो, हटा दो, तो यहाँ पर क्या होगा, लोग सरकार की गाड़ियों में आग लगा देंगे, सरकार में आग लगा देंगे, बिल्डिंग तोड़ देंगे, सड़क जाम कर देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पार्लियामेंट घेर लेंगे, मोदी के काफिले को घेर लेंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन मॉडरेट का मतलब ये हो गया जो अपनी बातों को केवल विनम्रता और शांति पूर्वक रखे। इसको भिक्षावृत्ति भी कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक नाम सुना होगा आपने। इन्होंने मॉडरेट्स या उदारवादियों को भिक्षावृत्ति करने वाला, मैंने भीख मांगने वाला, कि बाबूजी प्लीज ये आर्म्स एक्ट हटा लो, देखो बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे मान लीजिए आपके घर के सामने जो एंट्रेंस है, निकलने का रास्ता है, कोई आए हर दिन अपनी फॉर्च्यूनर वहीं लगा के चला जाए, ठीक है, तो आपको अपना अधिकार पता है, तो आप थोड़े मैंने एक ऐसे लहजे में बताओगे कि जैसे कि मेरा अधिकार है कि तुमको यहाँ नहीं लगाना है, ये तुम्हें यहाँ से हटाना चाहिए, तुम गलत काम कर रहे हो। एक ये भी बताने का तरीका है। और एक प्लीज अगर आप हटा लेते ना तो मुझे बहुत ही सुविधा हो जाती, मैं बहुत ही आभारी रहता, धन्यवाद। एक ऐसा बोलने का तरीका।
तो बहुत ज्यादा विनम्रता पूर्वक जो बात कही जाती है अपनी क्या कहते हैं डिमांड को पूरा करवाने के लिए, उसको उदारवादी तरीका या मॉडरेट वे कहा जाता है। ठीक है, और जो इस तरह का नहीं है उसको एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, मतलब कि उग्रवादी, अपने अधिकारों को जताना। हाँ, अधिकारों को मांगना, हक के साथ मांगना, ज्यादा से ज्यादा हिंसा। कोई देखिए, उग्रवादी का मतलब ये नहीं है कि जाकर के गाड़ियों में आग लगा दीजिए, ठीक है, सरकार बात नहीं मान रही है तो सरकार की मुंडी फोड़ दीजिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। कौन सा था सर ये? एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें समझ में आएगा। और ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। तो बता सुनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस साल हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस किस साल बना था? कहीं बर्थडे वाला साल तो नहीं? मैंने क्या कहा था, ये जो डेट है ना इस चैप्टर का जान है, मेन है। तुम्हें श्रद्धा याद है? 1860। तुम्हें याद है बेटा? तो बता। पूरी डेट भी नहीं, डेट ईयर बताओ ना। 1885, दिसंबर 1885। कांग्रेस की स्थापना में किस अंग्रेज अधिकारी का हाथ था? कांग्रेस जो बनी उसमें कौन से अंग्रेज अधिकारी का, आईएएस ऑफिसर का हाथ था? तब पकड़ लिया, ए.ओ. ह्यूम, अर्नोल्ड ऑक्टेरियन ह्यूम करके है कुछ इस तरह से, ए.ओ. ह्यूम। चलिए, तो आपको मैंने ये भी बताया था। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, उसी से रिलेटेड है। उस समय जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई तो भारत में कौन सा वायसराय वर्किंग में था? इसीलिए नोट्स लिखना आप लोग। डफरीन, लॉर्ड डफरीन। अब ये तो पता है ना, जो मैं पूछता हूं वही नोट्स है, इसमें तो कुछ ज्यादा तलवार चलाना नहीं है, झांसी की रानी वाला। देखिए, मैंने आपको इसलिए तीनों नाम बताए, दोनों इसलिए, ए.ओ. ह्यूम का और डफरीन का नाम इसलिए पूछा क्योंकि आपको पता है कि लॉर्ड डफरीन जो वायसराय थे उन्होंने कांग्रेस इसीलिए बनाई थी, ए.ओ. ह्यूम के कहने, मैंने कि उसको आगे भेज के, कि वो सरकार की कामों को है ना ढक के रख सके। जिसको कहते हैं ना हेड ऑफ द कंट्री, ब्रिटेन का सबसे बड़ा ऑफिसर जो इंग्लैंड में उस समय, भारत में उस समय था, समझ रहे? लॉर्ड डफरिन। एक बात और, राष्ट्रपति भवन को वायसराय लॉज कहा जाता था, पहले बताया मैंने आपको। तो बेटे इतना बड़ा महल बना दिया गया, वो कोई किसी थाने का थानेदार थोड़ी होगा, बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा पोस्ट होता, भारत में सबसे बड़ा पोस्ट। अब उसको क्या कहा जाता है, उस वायसराय? अब कुछ नहीं कहा जाता बेटे, अब कोई अंग्रेजों का शासन थोड़ी है। अब वायसराय होते ही। हाँ, अब तो वायसराय लॉज को राष्ट्रपति भवन करते हैं। अच्छा, मतलब वो नहीं, मैं वायसराय पूछ रहा हूं, नहीं, प्रेसिडेंट कहते हैं। अब हम लोग उस परंपरा को फॉलो ही नहीं करते। एक्चुअली क्या है ना, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला तो सुनो, देखो, भारत का लास्ट गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, ब्रिटिश। लेकिन जब हमारा देश, लॉर्ड नाम होता ही है या फिर लॉर्ड लगाया जाता है? उनका सरनेम है, अपना लगाते हैं वो लोग नाम के ऊपर। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। तो लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन के भारत में लास्ट गवर्नर जनरल कह सकते हैं वायसराय। लेकिन जब भारत आजाद हुआ ना तो प्रॉब्लम एक हो गई, प्रॉब्लम हो गई कि भाई अभी तो हमने कोई शासन व्यवस्था उतनी अच्छी बनाई ही नहीं, नियम कानून नहीं बनाया, तो अभी भी देश का शासन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इंतजाम। तो सी राजगोपालाचारी, नाम याद रहेगा ना, सी राजगोपालाचारी भारत के लास्ट गवर्नर जनरल या वायसराय रहे। अभी तो आप कुछ और बता रहे थे, लॉर्ड। कितना बोलती है ये लड़की, तेरे को अंग्रेज लग रहा है वो आदमी? राजगोपालाचारी अंग्रेज लगा तुमको? इंडियन। कुछ दिनों के लिए
उस पोस्ट पे एक इंडियन को रखा गया, भारतीयों ने रखा, हमारे संविधान सभा ने रखा, अंग्रेज चले गए तो, क्योंकि इतने देर में प्रधानमंत्री ये सारी पोस्ट बनी नहीं थी, तो सी राजगोपालाचारी थे, लेकिन आगे जाकर के उस पोस्ट को फिर खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब तो क्लियर है ना? देखते हैं कितना क्लियर है। आप लोग चाहो ना तो जब मैं पढ़ाता हूँ हिस्ट्री कुछ ही ना, तो नोटबुक लेके बैठा करोगे ताकि आप नोट करते रहे। आप बैग लेके आ सकते हैं, मैं कोई दिक्कत नहीं कर सकता। ठीक है, तो कांग्रेस ने शुरुआती दौर में क्या आजादी के लिए लड़ाई लड़ी? शुरुआती 20 सालों में बिल्कुल नहीं। वो छोटे मोटे डिमांड को लेकर आते थे। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस दिसंबर 1885 में जो बनी, वो पहले उसमें मेंबर कौन थे? जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे, बैरिस्टर, लॉयर, बड़े बड़े जमींदार, बिजनेसमैन, वो लोग उसमें थे। पहली बात, वो गरीबों से रिलेटेड या किसानों से रिलेटेड, मजदूरों से रिलेटेड किसी भी डिमांड को नहीं मांगते थे, अंग्रेजों के सामने रखते थे। वो अपने ही सोसाइटी के अंदर होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स थे या डिमांड हायर क्लासेस में, उसकी डिमांड करते थे। और आपको ये तो पता ही होगा कि महात्मा गांधी का कांग्रेस में कोई रोल नहीं है। ये 1915 में कांग्रेस में आए, जब वहां से दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, तब ये कांग्रेस को ज्वाइन किया। ठीक है ना, बहुत बाद में। देखिए 30 साल बाद तो आएंगे। 30 साल बहुत होता है ना बेटे, 30 साल कम लगता है? 30 साल में आपका जन्म अभी हुआ है, अभी आप 11 साढ़े 11 को हो गए, है ना? 30 साल तक फिर देखो आप कैसे काटड़े हो जाओगे। During this period, the demanded a greater voice for Indians in the government and the administration. It wanted the legislative council to be made 4 representative, given more power and introduced in provinces where none existed. शुरुआती दौर में कांग्रेस ने ये डिमांड की कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्य की विधानसभा हो या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा, भारत की जो संसद या पार्लियामेंट है, अंग्रेजों ने ही बनवाया था, और उस समय इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली या केंद्रीय विधानसभा, पार्लियामेंट को, अपना जो पार्लियामेंट है। ठीक है, कब? ब्रिटिश के शासन में? हाँ, ब्रिटिश के शासन में। वहाँ पे तो वायसराय लॉज कहा जाता है सर। राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट अलग अलग है बेटे। पार्लियामेंट को कहा जाता है। देखो, इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने, दोनों ने मिलकर के बॉम्ब फेंका था, जो कि केवल साउंड वाला था, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। ये पागल है क्या? मैं कर रहा हूँ बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह करे इंडियन से या ब्रिटिशर से? हाँ, थोड़ा रखना पड़ेगा ना वो, इसलिए ताकि वो अपनी बात को जनता तक पहुंचा सके। वो जान के अपने आप को अरेस्ट करवाने के लिए वहां गए थे और पर्चे फेंक रहे थे पूरे असेंबली में, ताकि जो लोग भी वहां मेंबर हैं या जितने रिपोर्टर हैं, वो लोग उस पर्चे को लेकर के पूरे देश तक में फैला देंगे, है ना? अभी ये जगह है मयंकवा, देख, ताकि अपनी बातों को, है ना, कोर्ट रूम से या कहीं से ना अच्छी तरह पहुंचा सके। देखो, जो भी भारत के क्रांतिकारी थे, उनका एक तरीका था कि अगर कोर्ट रूम में जाएंगे तो वहां पेशी होगी, जज के सामने वकील अपने बहस करेंगे, तो हमको भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, और वहां पे जितने भी पत्रकार आएंगे, न्यूज रिपोर्टर, वो हमारी बातों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। दिमाग खतरनाक। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस, बता दिया मैंने। इट डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट। फॉर दिस पर्पस देखिए, उसके बाद वो चाहते थे कि सरकार में ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे, जैसे कि आईएएस हो गया, आईसीएस जो होती थी,
या जुडिशरी में, हर जगह में इंडियंस का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, भारतीयों को भी बड़े बड़े पोस्ट पे अपॉइंट होने का मौका मिले। ठीक है, फॉर दिस पर्पस इट कॉल्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, नॉट जस्ट इन लंदन। पहले ये सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती थी केवल लंदन में होती थी। इन लोगों ने डिमांड की कि उसका इंडिया में भी होना जरूरी है, ताकि इंडिया के जो भी बच्चे हैं वो दे सकें। आईसीएस जी। किसने क्या? किसने? कांग्रेस ने। बोल भी रहना, बोलना भी है ना। द डिमांड फॉर Indianization of the administration was part of movement against racism, since most important jobs at the time were monopolized by white officials and the British generally assumed that Indian could not be given position of responsibility. ये उस समय की बात है जब अधिकतर बड़े बड़े पोस्ट पे केवल अंग्रेज ही दिखते थे, इंडियंस बहुत कम थे, और एक तरह से रेसिज्म या नस्लवाद की बात थी। भाई जो भी पढ़ा लिखा है काबिल है वो बन सकता है, कोई जरूरी तो नहीं है ना कि ऊंची जात बड़ी जात भारत का हो चाहे कहीं का भी हो, कोई भी बन सकता है। और ये उस दौर की बात थी। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, एकमात्र अधिकार, व्हाइट लोगों का अधिकार था। वो मानते थे कि बड़े पोस्ट पे इंडियंस लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी जा सकती। ठीक है, वो इस जिम्मेवारी को सही तरह से पूरा करने के काबिल नहीं है। कौन मानते थे? व्हाइट लोग जी। अच्छा सर, जैसे कि कोई और देश का है ज्यादा पढ़ा लिखा तो उसको इंडिया में नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। वहां पर बेटे अंग्रेज जो आए थे हमारे देश में, तो हम लोग किसी बाहर देश के थोड़ी थे, ये बात है ना। अंग्रेजों का कानून था ना, हमारा कानून। देखो बेटा, आर्टिकल 5 से 11 तक है ना, आर्टिकल 5 से 11 तक जो आर्टिकल्स है वो सिटीजनशिप का होता है, और इसमें जो हमको जितने सॉरी मौलिक अधिकार की बात करें तो वो कितना है, 12 से लेके 35 तक। ठीक है, बता क्या होता है मौलिक अधिकार, क्या होता है सरदा बता। मौलिक अधिकार वो होता है सर, मैं बताती हूँ, जैसे मतलब शिक्षा और ये होती है ना, अरे मैं बताती हूँ, समानता का अधिकार। हाँ, और ये जो जितने भी अधिकार होते हैं ना हमारे राइट्स जितने। बिल्कुल, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो जन्म से ही आपको कुछ अधिकार मिल जाएगा। तो हमारे जो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, इसमें बटे हुए हैं। आपको अगर भारत के नागरिक हो, भारत के सिटीजन हो, तो आपको सारे राइट मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोई विदेशी हो तो भी आपको मौलिक अधिकार मिलेगा, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे अधिकार हैं, आर्टिकल्स हैं 12 से 35 के बीच में, जो आपको नहीं मिलेगा अगर विदेशी हो तो। जिसमें से मैं आपको बता दूं, आप किसी भी भारत में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? विदेशी की बात कर रहे हैं। हाँ। ये हमारे कानून में, संविधान में। क्यों? क्या मतलब? हमने कानून लिखा है। क्यों? कानून में मतलब इफ और बट नहीं होता ना बेटे। जैसे कि मतलब बड़े हो के आओ या फिर बचपन में, मतलब छोटे से ही। आप अगर इंडिया के नागरिक नहीं हो, एंग्लो इंडियन हो तब भी नहीं बनेंगे आप। भारत के नागरिक जो नहीं है ना, एंग्लो इंडियन भारत के नागरिक होते हैं। लाडू क्या बोल रही है तू? हाँ, तो फिर क्या कंफ्यूज करती है किसी को? एंग्लो इंडियन जो है वो भारत के नागरिक हैं, केवल उनका जो मूल जो देश था वो अलग था। लेकिन जी वो बन सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं बन सकते? भारत के नागरिक हैं इसलिए। जो भी इंडिया का सिटीजन है वो इंडिया के गवर्नमेंट जॉब में आ सकता है। एंग्लो इंडियन मतलब वही क्या होता है? एंग्लो इंडियन जो विदेशी मूल का। हाँ। और यहाँ पे आके क्या करते हैं? यहाँ पे आके कोई जॉब भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिजनेस करते होंगे, राइटर होंगे। पहले तो आप कह रहे थे विदेशी कहलाएंगे, फिर एंग्लो इंडियन कब कहलाएंगे? विदेशी वो होंगे जैसे मान लो विदेशों से कोई आया है, अभी कुछ दिन से रह रहा है, लेकिन भारत का नागरिक तो नहीं हो जाएगा। विदेशों से रिफ्यूजी भी आते हैं शरण लेने के लिए, तो भारत के नागरिक तो नहीं हो जाएंगे वो। वही तो कह रही हूँ सर, छोटे से आया बड़े होके वो बनना चाहता है ना, वही तो पूछ रही हूँ। अगर उसको भारत की नागरिकता के कानून के हिसाब से नागरिकता मिल जाती है तो बिल्कुल विदेश का, अमेरिका का या कहीं का भी वो बन सकता है। केवल 2-3 देश ऐसे हैं जिसको हम लोग एनिमी कंट्री मानते हैं, जैसे कि एक हो गया चाइना, दूसरा हो गया पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश। ये 3 सुनते जाओ ना जब मैं बोल रहा हूँ तो।
इन 3 देशों के लोग को कभी भी भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। हाँ, लेकिन अब 2019 में जो सरकार ने कानून में चेंज किया है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, इसमें यह कहा गया है कि इन देशों से आने वाले भी वो लोग जो मुस्लिम नहीं है, मतलब कि बौद्ध हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, वो लोग अगर भारत में आए शरण लेने के लिए तो उनको भारत सरकार भारत की नागरिकता देगी। चाइना में मुस्लिम है बेटे, बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। कहाँ है बेटे मुस्लिम, किस साइड में बेटा? चाइना में। चाइना में जो पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर जो है ना, कश्मीर से सटा हुआ बॉर्डर है, ठीक है, वहां पे कुरीगर नाम का जो एक जनजाति है, मतलब मुस्लिमों का वो है, और वो उसको माने कि चाइना वाले अपने पूरे देश में फैले दबा के रखते हैं, ठीक है। उइगर या उइगर? उइगर, कुइगर में बोले सर, उइगर कहते हैं, उइगर। उसमें क्या होता है, वहां पर मस्जिदों से है ना, जो क्या कहते हैं, ये जो माइक होते हैं बोपू, जिससे वो करते रहते हैं सुबह सुबह, वो सब उतरवा दिया, दाढ़ी मूछ रखना बंद करवा दिया, बुड़का नहीं पहन सकते। चाइना में जो मुस्लिम इलाके बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, उनको है ना हिलने ही नहीं देते, ज्यादा करोगे तो सीधे गोली ठोकेंगे। ये भी पढ़ाई था। हाँ। अभी चाइना ने कंप्लेंट भी करी थी उस ग्रुप के लिए, तो चाइना ने नहीं, मतलब उस ग्रुप ने किया था कि हम पर बहुत अत्याचार हो रहा है, यूनाइटेड नेशन ने किया मानवाधिकारों को लेकर के। जी, चाइना क्यों करेगा, वो तो जस्ट चिल है। आरोप लगाएगा चाइना। बिल्कुल, नहीं दिन पढ़ा आप लोगों ने यार, गुड, बहुत खुशी की बात, मैं बहुत खुश हूँ। इतना ही बहुत होता है सर, आपने बोला हेडलाइन पढ़नी है, इंटरेस्ट तो लेने देते नहीं आप। नहीं, अब टाइम है तो पढ़ सकते हैं, अगर वैसे पेपर है इसलिए पेपर की पढ़ाई कर रहे हैं तो वैसे कम करिए। हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हो आप घर पे, चैप्टर्स हिंदी और इंग्लिश के? हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर कब, जैसे भी करना है करते रहो उसको प्रिपेयर। चलो देखो, ऑफिशियल एंड ये तो हो गया। Since British officers were sending a major part of their large salaries home, Indianization, it was hoped, would also reduce the drain of wealth to England. देखिए, यूपीएससी में हर साल है ना ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, इसके ऊपर मेंस में 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, वही बता रहे ड्रेन ऑफ वेल्थ। जैसे देखो, मैं एक बात आपको बताऊं, अगर मान लीजिए कि आपके पापा इंग्लैंड में कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है पूरी फैमिली वहां नहीं रहती हो, या मान इंग्लैंड छोड़ दो, मान लो कि अफ्रीका में किसी कंट्री में जॉब कर रहे हैं जहां पूरी फैमिली को लेके जाना पॉसिबल नहीं है, तो जो सैलरी मिलेगी बेटा वो तो यहाँ भेजेंगे ना देश में, तो वहीं खा जाएंगे, वही मतलब मैंने ऐसा थोड़ी दूसरी शादी करके वहीं बस जाएंगे, बाल बच्चे परिवार तो यहाँ है ना, सिंपल सी बात है। जो भी जहाँ फैमिली होगा वहीं तो पैसे कोई भेजेगा। तू मुंह बंद कर पहले। तो मेरे कहने का मतलब है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था, इंग्लैंड के जितने भी लोग यहाँ सैनिक से लेकर के ऑफिसर से लेकर जितने भी लोग काम करते थे, वो जो भी कमाते थे अपने देश इंग्लैंड भेजते थे। कमाते इंडिया से थे, यहाँ पे भ्रष्टाचार करके, करप्शन करके, या यहीं के लोगों का शोषण करके पैसा लेते थे। तो इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब कि आमदनी का बहाव, आय का प्रवाह कहा जाता था। तो अंग्रेज इसलिए भी इंडिया वालों को ऊंचे पोस्ट पे नहीं भर्ती होने देना चाहते थे, क्योंकि अगर ऊंची पोस्ट पे आईसीएस में, आईएएस में, इस तरह की पोस्ट में, सिविल सर्विसेज में या सेना में भी बड़े बड़े पोस्ट पे अगर इंडियन भर्ती हो जाएंगे, तो इंडिया वाले को जो सैलरी मिलेगी वो कहाँ रखेंगे, वो तो इंडिया में ही रह जाएगा, उनके देश तो नहीं जा पाएगा। तो उस पैसे से डेवलपमेंट किसका होगा, इंडिया का होगा, इंग्लैंड का तो नहीं होगा। तो इस कारण से भी इंडिया वाले किसी भी लोगों को वो बड़े पोस्ट पे नहीं आने देना चाहते। देखिए, अब देखो, इन सेपरेशन other demand included the separation of the judiciary from the executive, the repeal of the Arms Act and the freedom of speech and expression। और दूसरी डिमांड क्या थी कांग्रेस की, एक कि जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसको एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया जाए, अलग अलग कामों। पहले क्या होता था, जिले का जो डीएम होता था, कलेक्टर होता था, वही वहां का जज भी होता था, ठीक है, उसकी अपनी अदालत लगती थी और वही फैसला भी करता था।
ठीक है, तो उस तरह से अच्छे से काम नहीं हो पाता था। अब एक आदमी को सारा काम करना पड़ेगा तो किसी भी लित्तर लिपापोती हो जाएगी। तो कांग्रेस ने कहा कि आप जुडिशरी का एक अलग डिपार्टमेंट बनाओ जो कि एग्जीक्यूटिव से अलग हो, पहली बात। उसके बाद ये आर्म्स एक्ट जो था इसको हटाया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का या अपनी बात को प्रेस के थ्रू आगे रखने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो raised a number of economic issues. It declared that British rule had led to poverty and famine. कांग्रेस ने यह भी कहा कि ब्रिटिश रूल जब से आया है इंडिया में, तब से इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में गरीबी बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ अकाल पड़ रहे हैं। अकाल मतलब कि क्या होता है कि जब बारिश नहीं होती है, बिल्कुल सूखा पड़ जाता है तो सारी फसल सूख जाती है, कोई भी तरह का अनाज नहीं होता, तो ये फेमाइन कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में अकाल। इस सिचुएशन में क्या होता है, बंगाल में पहले देखो कितना कम पॉपुलेशन था, फिर भी लाखों लाख, 3 लाख 4 लाख आदमी मर गए, है ना। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आसाम सब जब एक था, जब उसको बंगाल प्रोविंस कहा जाता था, तो जब बंगाल में अकाल पड़ा तो लाखों लाख आदमी मर गए उसमें, और इसके लिए जिम्मेवार कौन था, अंग्रेज ही थे। सरकार मतलब इसका किस चीज का सरकार क्या कर रही थी कि अकाल पड़ने पर भी टैक्स अपना डिमांड जारी रखती थी। खेती बाड़ी के लिए, सिंचाई के लिए, नहरों के लिए कोई इंतजाम नहीं करती थी, उनको खेती बाड़ी के प्रोग्रेस के में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। साथ ही साथ जो जंगल से अपना पेट पालते थे, फॉरेस्ट लॉ बना के उनका भी बिल्कुल काम खत्म कर दिया। तो हर तरफ से गरीबी और ये भूखमरी फैलती चली गई। अभी मॉडरेट लीडर्स जो थे, मतलब कि जो लोग पढ़े लिखे थे और सोचते थे आजादी के बारे में या ब्रिटिश रूल खराब है ये चीज समझते थे, इन्होंने ये सोचा कि हम लोगों को ब्रिटिश रूल या अंग्रेजी शासन में क्या डिमेरिट या मेरिट जो भी है उसको जनता तक पहुंचाने का अधिकार दिया जाए, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, मतलब न्यूज़पेपर पे हमें रोक टोक ना हो, हम जो चाहें वो लिख सके, किसी भी आदमी को अपनी बात रखने का तो अधिकार होता ही है, ठीक है। तो जितने भी मॉडरेट्स लीडर थे उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश की अधिक से अधिक, है ना, और जनता तक अपनी बात पहुंचाई। बट आपको पता ही है, तो इस न्यूज़पेपर को में सारी बातों को के ऊपर सेंसर लगाना या जांच पड़ताल करना और रोक देने का कौन सा कानून सरकार ने पास किया था, बताइए। अरे क्या मतलब वो सरकार के, हाँ, कौन सा कानून? जेम्स बिल एक्ट। हाँ। ये किसके पिताजी ने बना दिया भैया, अब तो आज तक तो मार्केट में आया नहीं कभी। अरे वो, हाँ सर यही था, जेम्स बिल। चुप हो जाइए, उसके पीछे कुछ और लिखा था। उसके पीछे और कुछ लिखा नहीं, था? जेम्स के जगह कुछ और लिखा था, है ना। जेम्स की जगह गेम्स होगा, और क्या हो सकता है, या एल्पेनलिबल होगा। अरे अब क्या पागल की तरह करते हो यार तुम लोग। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वही तो था ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे क्या था कि रोक लगा रखी थी सरकार ने, कोई भी सरकार के अगर खिलाफ अगर बात आप करोगे तो आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज के लिए तो बेटा वर्नाकुलर में ही तो इंडिया के लोग, एक बात बताओ, जहां पूरे देश की जनसंख्या ही अनपढ़ है, वहां पे आप इंग्लिश में न्यूज पर छापेंगे तो गांव के ताऊजी क्या समझ पाएंगे? तो कोई मतलब ही नहीं ना। अंग्रेजों को डर भी नहीं था, इंग्लिश में छापो तो क्या मतलब है, केवल पढ़े लिखे लोग ही तो पढ़ पाएंगे, मोस्टली जनता थोड़ी समझ पाएगी। आज के डेट में भी इंडिया में कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते, कितने घरों में आता, नहीं आता, पर समझ में नहीं आता, ठीक है ना। हर घर में हिंदी न्यूज़पेपर आता है। अब तो न्यूज़पेपर कुछ दिन में लग रहा है न्यूज़पेपर ही बंद हो जाएगा ना, कौन पढ़ेगा भाई, सबके फोन में न्यूज़पेपर है। और क्या, हाँ चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पता है किसने कहा था? बहुत अच्छा, गुड। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, ये नारा दिया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड थे। गीता आप पढ़ते ना, भगवत गीता, उस पर इन्होंने उसकी व्याख्या लिखी थी, एक्सप्लेनेशन लिखा था। हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा में लोग आए वो कहाँ से आए थे, इसके पीछे जो एक कॉन्सेप्ट था वो भी उन्होंने लिखा था, और ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे।
1920 में इनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नहीं तो ये जो महात्मा गांधी जैसे और ये जवाहरलाल नेहरू जैसे छोटे मोटे से क्या कहते कीड़े मकोड़े थे ना, उनके सामने कुछ भी नहीं थे। भारत की आजादी के लिए इन लोगों ने, शुरुआती लोगों ने बहुत कुछ किया था, पहली बात। दूसरी बात, इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। अब इनके बारे में मैं अच्छे से समझाऊं, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने तो नाम भी बहुत कम सुना होगा इनका। देखिए, बाय द 1890s, ठीक है, लाल, बाल और पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में और विपिन चंद्र पॉल बंगाल में। ठीक है, ये तीन जो नेता थे ये बहुत फेमस हुए और इन्होंने शुरुआती दौर में आजादी की लड़ाई के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, एक मंच तैयार किया। देखिए किस तरह से। They criticized the moderates for their politics of prayers. ठीक है, भिक्षावृत्ति वाली राजनीति, भीख मांगने वाली राजनीति, जो पहले 20 ईयर में या 30 ईयर में ये मॉडरेट्स करते थे। एप्लीकेशन या लेटर भेजेंगे और अपनी डिमांड सरकार से मांगेंगे। ठीक है, तो इन लोगों को ने क्या किया कि इस नीति का विरोध किया। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पॉल, तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडरेट नहीं करते। पाल, आप पॉल बोलते हैं, विपिन चंद्र पॉल, हाँ नहीं पाल होगा, ठीक है। एंड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंसेस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। ये कहते थे कि आदमी को सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बनना चाहिए और कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि हमेशा है ना बाबूजी हमें ये दे दो, बाबूजी हमें वो दे दो, इस तरह नहीं करते रहना चाहिए। दे आर्ग्यू दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। लोगों को अपनी शक्ति का खुद एहसास होना चाहिए। एहसास होने का मतलब रिले, RELAY होना चाहिए। ऑन स्ट्रेंथ, नॉट ऑन द गुड्स इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की अच्छे इरादों पे केवल आप मान के चलो कि सरकार तो अच्छा करे, सरकार का ये करने का इरादा बहुत अच्छा है, इस पर फोकस ना करें। सरकार, लोगों का खुद की शक्ति पर भी विश्वास होना चाहिए कि वो भी कुछ है, ये नहीं कि कीड़े मकोड़े हैं। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। ठीक है, लोगों को स्वराज के लिए मतलब अपने राज के लिए लड़ाई करनी चाहिए। तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक। सुनते जाइए। आप लोगों ने बाल गंगाधर तिलक को देखा है? देखा? हाँ ना, हम उनके घर जाके आए हैं। फोटो देखा है गधी? हाँ देखा है। ठीक है। इन मुंह बंद करिए, नहीं देखा है, मेरे चार्जिंग में नहीं दिखा सकता। इन 1905, घर पे वीडियो देखिएगा, मिल जाएगा। इन 1905 वायसराय कर्जन, 1905 में भारत का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था। पार्टीशन बंगाल, 1905 में पहली बार उसने बंगाल को का विभाजन करना सोचा कि बंगाल के दो कोई वो ऐसा कोई नियम नहीं था, कभी 2 साल में, कभी 10 साल, कभी 15 साल, कभी 3 साल, किसी भी तरह से चेंज हो सकता। याद नहीं मेरे, आई थिंक सो लॉर्ड कर्जन ही था वो। आपने पूछा, मैं देखिए बताता। 1 सेकंड। लार्जेस्ट पीरियड ऑफ वायसराय इन इंडिया। हेलो, हाँ ये से नमस्ते बेटा, क्या बता दिए फिर क्या रो रही? देखिए, वायसराय कर्जन बंगाल का पार्टीशन करना चाहते थे। आजी जगह है, अभी इतना तो जगह नहीं है, बाहर ही बैठिए, आप लोग खड़े हो जाइए, चाय बैठ जाइए, थोड़े दौड़ मार लीजिए, गर्मी लाइए। तो 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, बंगाल का विभाजन सोचा कि बंगाल का विभाजन किया जाए।
अब उन्होंने क्या सोचा, अभी जहां बांग्लादेश है वो पूर्वी बंगाल है, ठीक है, और जो अभी हमारे इंडिया में जो बंगाल का इलाका पड़ता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारा ले लीजिए। और उस समय जो ईस्ट बंगाल था वो बांग्लादेश और आसाम उसाम वाला पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका पड़ता था। समझ में आ रहा है बात आपको? तो लॉर्ड कर्जन ने सोचा, क्या हुआ तेरे? ये क्या है? ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, क्या मतलब? बेटी बादाम खा और अच्छे से सुन एक बार। बता देंगे। अरे समझ में नहीं आया। हाँ तो मुंह बंद कर और सुन। बांग्लादेश जहां पर है और पूरा नॉर्थ ईस्ट जहां पे, नॉर्थ ईस्ट नहीं समझते हो किसको कहते हैं? हाँ समझ गई। हाँ तो बस और क्या, ये पूरा का पूरा जो था ये मुस्लिम बहुल इलाका था, ज्यादा मुस्लिम लोग यहाँ पर थे। और जो हमारा बंगाल का अभी वेस्ट बंगाल जो अभी भारत में है, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी ज्यादा थी। तो लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि अगर मैंने ये बंगाल का विभाजन कर दिया तो मुस्लिम एक तरफ हो जाएंगे, हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, इनके बीच में फूट पड़ जाएगी, ठीक है। और उसने कारण क्या बताया कि इतना बड़ा इलाका है, इसका प्रशासन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसको बांट रहे हैं। ये 1905 की बात है। भारत में सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे पहला आंदोलन जो स्टार्ट हुआ वो बंगाल पार्टीशन को लेके ही हुआ था 1905 में। और उसके जो सबसे बड़े लीडर थे आपके लाल, बाल और पाल ही थे। अब ध्यान देंगे किस तरह से। At that time, Bengal was the biggest province of British India and included Bihar and part of Odisha. ठीक है, the British argued for dividing Bengal for reason of administrative convenience. जैसा मैंने आपको बताया, प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल को बांट दिया जाए, ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं। But what did administrative convenience means? लेकिन इस प्रशासनिक सुविधा का आखिर में मतलब क्या था? Which convenient did it represent? और ये किसकी सुविधा को रिप्रेजेंटेट करता था या दिखाता था? ठीक है, clearly it was closely tied to the interest of British official and businessmen. ये केवल ब्रिटिश जो ऑफिसर या सरकार थे और जो ब्रिटिश बिजनेसमैन थे उनके फायदे को देख के किया गया था। Even so, instead of removing the non-Bengali areas from the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam. जैसे मैंने बताया, ईस्ट बंगाल को असम के साथ जोड़ने का ये सोच रहे थे। It with Assam, perhaps the main British motive were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. बंगाल से ही सबसे अधिक लीडर या नेता बने। बंगाली लीडरों को उन लोगों के कांटेक्ट में आने से रोक रहे थे कि अगर बंगाल बट जाएगा तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, बात नहीं उन तक पहुंच पाएगी। The partition of Bengal infuriated people all over India. Infuriated मतलब कि क्रोधित करना, ठीक है, पूरे के पूरे देश को उसने गुस्से में डाल दिया, उनमें आग बबूला होने लगी। क्यों भाई बंगाल क्यों बांटना, क्या जरूरत है? So all sections of the Congress, the moderate and the radicals, as they may be called opposite. रेडिकल मतलब ये हो गया, मैंने एक्सट्रीमिस्ट कह रहा था, एक्सट्रीमिस्ट एक्चुअली में एक अच्छा वर्ड नहीं माना जाता, उग्रवादी एक आतंकवादी को कहा जाता है। तो रेडिकल्स थे, लाल, बाल और पाल को रेडिकल कहेंगे, सुधारवादी कह सकते हैं। इन्होंने इसका विरोध किया। मॉडरेट और रेडिकल आपको पढ़ाया ना बेटा, मॉडरेट रेडिकल ये सब, ये दोनों को आपसे पूछा भी नहीं, प्रभावित किया। As they may be called opposite, large public meetings and demonstration were organized and novel method of mass protest developed. ठीक है, the struggle that unfolded came to be known as the Swadeshi movement, strongest in Bengal but with echoes elsewhere too. In Delhi, in Dilatic Andhra, for instance, it was known as the Vande Mataram movement. अब ये बंगाल में तो सबसे अधिक हुआ क्योंकि बंगाल का पार्टीशन था, लेकिन आंध्र प्रदेश में भी हुआ, और आंध्र प्रदेश में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। देखो, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, आनंद मठ जो किताब लिखी थी उसके अंदर से आया था। बताइए वंदे मातरम जो गीत था, क्या नाम था? इसको बेटा स्वदेशी आंदोलन का, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में कहते थे। लेकिन
आंध्र प्रदेश में यही आंदोलन जिस नाम से चल रहा था उसको हम लोग क्या कहते थे, वंदे मातरम आंदोलन। यही बात, अंग्रेजों के खिलाफ वाली बात। बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी और प्रताप नाम के 2 न्यूज़पेपर छापे, ठीक है। तो ये सरबट ने कैसे दिया फिर? कहाँ बटा बेटे, नहीं बटा, सुन तो अभी सारा खेल। नेम ऑफ न्यूज़पेपर केसरी, a Marathi newspaper edited by Tilak, became one of the strongest critics of British rule. बाल गंगाधर तिलक ने मराठी लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज होती है ना, उसमें केसरी नाम का न्यूज़पेपर पब्लिश किया। वो न्यूज़पेपर को हमेशा पब्लिश कर छापते थे और मार्केट में जाता था। बाल गंगाधर तिलक ही संपादक या एडिटर थे किसके, केसरी न्यूज़पेपर के, और जिसका लैंग्वेज था मराठी। किसी भी कंपटीशन में ना एकदम 10 का 2 भाव पे चलता है क्वेश्चन, पक्का आता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केसरी मैं बेटा, अगर आप लोग मराठी लैंग्वेज में है ना, ये बाल गंगाधर तिलक की जो फोटो है ना, उसके नीचे मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगा बेटे। आधे घंटे की वीडियो है, मूंगफली खाते हुए कपिल शर्मा देखते हुए लगा दो, अपना देख सकते हो। आपको आ जाएगा ना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना वहां पर मैं चिल्लाऊंगा जरूर एक बार। चिल्ला दिया मैंने, चिल्लाऊंगा बोला ना मैंने, चिल्लाऊंगा बोल दिया मैंने, चिल्लाऊंगा। चल ध्यान दे, इस तरह छिपकली आवाज निकालती है। मैं छिपकली। थैंक यू। लाला लाजपत राय जी के बारे में बात करें। नहीं। The Swadeshi movement sought to oppose British rule and encourage the ideas of self-help. ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ सबको लेके। इसमें क्या था कि हम लोग अपना मदद खुद करेंगे। स्वदेशी मतलब जो भी यूज करेंगे स्वदेशी करेंगे। जितने भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कपड़े थे जो मार्केट में थे, लोग जो यूज भी करते थे वो निकाल के सबकी होली जला दी गई एक साथ, है ना, होलिका दहन कर दिया गया। अब खादी, कीप क्वाइट, हमको नहीं इंटरेस्ट है आपके पॉइंट में। तो खादी जो कपड़ा होता है वो खुद बनाया जाता है गांव में, है ना, ये घर पे बना सकते हैं। तो खादी के कपड़े पहनना था। औरतें भी है ना, जो साड़ियां होती थी वो भी लेडीज की हो या जैसे जेंट्स धोती कुर्ता पहनते थे, तो ये सब देश में ही बने हुए कपड़े को पहनते थे। इसके साथ साथ जो भी ब्रिटिश से रिलेटेड कोई भी चीज होती थी सामान, हम लोग उसका बहिष्कार करते थे। इसी को रिवोल्यूशनरी वायलेंस would be necessary to overthrow British rule। और इस तरह के क्रांतिकारी आंदोलन जरूरी थे ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए। कल इस चैप्टर को खत्म करते हैं। You may go now. I need 5 minute rest for my lunch.